दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन चुके हैं जिनके ऑलरेडी एक क्रिमिनल केस चल रहा है और उनके गुनाहों की सजा शायद उनको 26 नवंबर को सुना दी जाएगी। पर वो ऐसे पहले प्रेसिडेंट नहीं है जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या किसी लीगल केस में फंसे हैं। इससे पहले निक्सन और क्लिंटन भी लीगल केसेस में फंस चुके हैं। ये हो सकता है कि आपने पहले कहीं सुना हो, पर ये नहीं सुना होगा कि इंडिया और चाइना अलाइन कर रहे हैं यूएस के अगेंस्ट। और इंडिया और चाइना की अलायंस हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे बीच ऑलरेडी जियोपॉलिटिकल लेवल पर इतने ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया और चाइना मिलकर एक ऐसी करेंसी पर काम कर रहे हैं जिससे यूएस डॉलर का डोमिनेंस ग्लोबल लेवल पर हिल जाएगा और हो सकता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाए। इस करेंसी की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद हम पर क्या क्या इंपैक्ट आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंट बनने की न्यूज ऑलमोस्ट हर कंट्री के टॉप हेडिंग पर है, क्योंकि वो जितनी भी अपनी ट्रेड पॉलिसीज निकालते हैं वो सारी ट्रेड पॉलिसीज अमेरिकन फर्स्ट प्रोटेक्शन के हिसाब से निकाली जाती हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा टैरिफ्स, वो भी चाइना के लिए। जितने भी मार्केट में ट्रंप के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ये इंडिया और चाइना के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। और अगर इंडिया की बात करें तो H1B वीजा रिफॉर्म्स है एक चीज, वो भी ट्रंप के एजेंडा में शामिल है। अगर उन्होंने इस पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए तो इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए काफी ज्यादा टफ रहेगा। और उन्होंने एक बिटकॉइन रिजर्व खोलने का भी वादा किया था, जिससे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी काफी बड़ा बूम आ सकता है। जब इससे पहले ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने तब भी टैरिफ्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, जिस कारण चाइना अपने एक्सपोर्ट्स को लेके मार्केट में डाइवर्सिफाई करने लगा। और इसी चलते उसने इंडिया के साथ एक ऐसी करेंसी प्लान कर ली जिससे यूएसडी का डोमिनेंस बिल्कुल खत्म हो सकता है। पर यूएसडी का ग्लोबल डोमिनेंस इतना ज्यादा हुआ कैसे? थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। जब 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और ग्लोबल इकोनॉमी का हाल बहुत बुरा था, तब यूएस ने 40 देशों को बुलाया न्यू हेमिस्फीयर की एक जगह जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स, और वहां से उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करवाया जिसपे उन्होंने अपनी प्राइस सेट करनी थी यूएस डॉलर के साथ। और यूएस डॉलर के प्राइस को सेट कर दिया गया था गोल्ड के साथ, जिसमें इंडिया और चाइना भी शामिल थे। और जैसे इन सारी कंट्रीज का यूएसडी से प्राइस सेट हुआ, वहीं से यूएसडी का प्राइस काफी ज्यादा बूम कर गया। उसके बाद से ही ये यूएस डॉलर ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। लेकिन अब यूएस डॉलर की हो सकता है मोनोपोली बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक तैयार किया गया है, ऑल्टरनेटिव ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। काफी सारी कंट्रीज जुड़ी हैं बैंक बनाने में, ताकि वो अपना यूएसडी पर डिपेंडेंसी खत्म कर पाए। इस करेंसी का नाम है ब्रिक्स। ट्रंप की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के बाद चाइना पर तो इंपैक्ट पड़ता ही है, पर इनडायरेक्टली अब इंडिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स कॉइन आया कहां से और इसकी शुरुआत कहां से हुई। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक टर्म यूज की जिसका नाम था ब्रिक। उन्होंने इसमें 4 बड़ी इकोनॉमीज को रेफर किया, जिसमें आ जाते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ऐसी 4 बड़ी इकोनॉमीज का यूज किया था जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे जाके 4 कंट्रीज दुनिया की इकोनॉमी को लीड करेंगी। ओ'नील ने यह भी प्रेडिक्ट किया था इन 4 कंट्रीज की इकोनॉमीज टॉप डेवलप्ड G7 नेशन से भी बड़ी हो जाएगी। लेकिन 2006 तक आते आते ये सिर्फ एक टर्म नहीं रही। 2006 में पहली बार न्यूयॉर्क में एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, जो कि मेन न्यूज में तो नहीं थी, पर अंडर द टेबल बहुत कुछ चल रहा था। 2009 तक आते आते एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लॉक बन गया और हर साल इसका समिट भी होने लगा। 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन कर लिया, जिससे इसको ब्रिक की जगह ब्रिक्स कहलाया जाने लगा। साउथ अफ्रीका की एंट्री लेने के बाद ये ग्रुप 40% ऑफ द पॉपुलेशन और 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। 2010 से चाइना खुद की ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाने पर लगा हुआ है। शी जिनपिंग ने ब्रिक्स को एक फाइनेंशियल पावर हाउस बनाने का भी प्लान किया हुआ है। इंडिया चाइना के साथ वैसे तो बहुत पहले से राइवलरी में है, पर ट्रंप के री-इलेक्शन के बाद इंडिया और चाइना के बीच में इस करेंसी को लेकर ज्यादा फोकसली बात होने लग गई है। ऐसी सारी बातें अभी मेन स्ट्रीम में तो नहीं आई हैं, पर इंडिया और चाइना अपने मेटल्स और गोल्ड रिजर्व्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। और तो और चाइना ने तो एग्रीमेंट साइन कर लिया है रशिया और ब्राजील के साथ टू बाईपास डॉलर इन ऑयल ट्रेड्स। और अब इंडिया भी इसके पीछे क्वाइटली लगा हुआ है, क्योंकि ट्रंप के सेक्शंस ने इंडिया को डाइवर्सिफाई करने के लिए या फिर मार्केट में डाइवर्सिफाई होने के लिए काफी ज्यादा मजबूर कर दिया। अब वापस आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद इस करेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, डोनाल्ड ट्रंप के सेक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो कि ज्यादातर चाइना और रशिया के खिलाफ होते हैं। अब इससे ये इंपैक्ट आएगा कि चाइना और रशिया इस करेंसी के लिए और जोरों शोरों से काम करेगी। और खासकर जब यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुई थी, तब यूएस ने रशिया पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए थे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट सेक्शन लगाए थे। और ये सेक्शंस लगाने के बाद रशिया को ऐसा लगता है अमेरिका अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग है तो वो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिकली आइसोलेट तो नहीं कर सकता है, तो डॉलर पे डिपेंड रहना खतरनाक रह सकता है। इसी बीच अगस्त 2023 में 16th ब्रिक्स समिट होता है इन जोहान्सबर्ग। यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होता है जिसमें 6 देश ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें आते हैं अर्जेंटीना, इजिप्ट, यूथोपिया, ईरान, UAE
और सऊदी अरेबिया। सोचो कितनी बड़ी बात है कि ब्रिक्स में अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी आ गई, जिससे ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ गया। अब ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन और 30% दुनिया की जीडीपी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स का फ्यूचर प्लान क्या है। 2019 में पुतिन ने कहा था कि इसका खुद का एक सिस्टम होना चाहिए, खुद का एक पेमेंट सिस्टम होना चाहिए। कुछ ही टाइम बाद चाइना के सेंट्रल बैंक ने अनाउंस कर दिया कि वो एक ब्रिक्स पे सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ये एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम होगा, जिससे बाकी देशों के बीच जो पेमेंट होनी है वो काफी ज्यादा इजी हो जाएंगी। आज भी दुनिया की इंटरनेशनल 80% ट्रांजैक्शंस यूएसडी में होती हैं, तो ब्रिक्स के लिए ये उतना भी इजी नहीं रहने वाला है कि यूएसडी को वो इतना आसानी से चैलेंज कर पाए। कुछ देशों को दो बहुत बड़े फायदे होंगे ब्रिक्स के आने के बाद। एक, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगी इकोनॉमिकल वर्ल्ड में, और ब्रिक्स के आने के बाद काफी ज्यादा आपसी ट्रेड भी बढ़ जाएगा और ट्रस्ट भी बढ़ जाएगा अगर वो कंट्रीज ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा है तो। पर आप ये सोच रहे होंगे कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर इतनी ज्यादा टेंशन होने के बाद भी इंडिया और चाइना साथ कैसे आ रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि 2022 की ही अगर बात करूं तो इंडिया और चाइना का ट्रेड 135 बिलियन से बढ़ गया था। पर दोनों देशों का मकसद एक ही है कि डी डॉलराइजेशन करना और खुद की डिपेंडेंसी यूएस डॉलर पर बहुत कम कर देना, जिससे ब्रिक्स का एक नया पेमेंट सिस्टम बन जाए, बाकी देशों के बीच में भी ट्रस्ट बढ़ जाए, तो इकोनॉमिक लेवल पे साथ आने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ी टेक्निकल बातें कर लेते हैं ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम चलेगा कैसे। ये पेमेंट सिस्टम एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम होगा और ये एक डिजिटल करेंसी रहने वाली है। इससे हमें 3 फायदे होंगे जो भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट है रियल टाइम सेटलमेंट्स। जब सारी कंट्रीज यही डिजिटल करेंसी यूज कर रही होगी, जो ट्रेड कर रही है आपस में, तो उनमें ट्रांजैक्शन का टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। और दूसरा पॉइंट है लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब दोनों कंट्री ही ब्रिक्स करेंसी एक्सेप्ट करती हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत मिनिमल रहने वाली है, क्योंकि करेंसी चेंज नहीं होगी इसमें। और थर्ड पॉइंट है इसमें एक्सचेंज रेट का रिस्क कम रहेगा। जब आपकी करेंसी से भी ब्रिक्स की करेंसी मैनेज हो रही है तो प्राइस डिफरेंस बहुत कम रहेगा और एक्सचेंज रेट रिस्क बहुत लो हो जाएगा। ब्रिक्स मार्केट में इतनी आसानी से तो नहीं उतर पाएगा, इसको भी काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले होगा ट्रस्ट इश्यूज। जितने भी कंट्रीज इसमें आ गए हैं वो तो ट्रस्टवर्दी रहेंगे ही करेंसी को लेकर, पर नए देश को जुड़ना इतना आसान नहीं रहता है। उनको ट्रस्ट करने पे इस करेंसी पे काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि करेंसी कुछ ही कंट्रीज के द्वारा ऑपरेट की जा रही है अभी, और इस वजह से ट्रस्ट इश्यूज रहने संभव है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, सिर्फ इंडिया और चाइना नहीं, बहुत ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल लेवल पर इश्यूज चलते रहते हैं, जिस कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग लास्टिंग ना रहे और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने की वजह से ग्रुप टूट भी सकता है। और थर्ड पॉइंट है यूएस और यूरोप का रेजिस्टेंस। यूएस और यूरोप इस पर रेजिस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि डी डॉलराइजेशन हो और किसी और करेंसी का इस दुनिया पर डोमिनेंस हो। पर इन सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज भी हैं ब्रिक्स के पास। जो हम सबसे पहले स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं वो है अपने गोल्ड और मेटल रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है, ताकि हम इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि डी डॉलराइजेशन कर पाए। और दूसरी स्ट्रेटेजी है कि खुद को टेक्नोलॉजिकली इतना ज्यादा इंप्रूव कर लेना जिसमें डॉलर का पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स के पेमेंट सिस्टम को कंपीट ही ना कर पाए। अब इन सारी चीजों में इंडिया का रोल क्या आ जाता है। इंडिया आपने काफी टाइम से सुना होगा कि दुबई में भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और रशिया में भी जो ट्रेड हो रहा है वो रुपीस के साथ हो रहा है। तो इंडिया अपनी कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ाने पे लगा हुआ है, ताकि वो खुद को एक बड़ा प्लेयर रिप्रेजेंट कर पाए इन द ब्रिक्स ग्रुप। अब जो लोग ब्रिक्स को पसंद करते हैं, इस ग्रुप को पसंद करते हैं, वो तो इसकी तरफदारी करते ही हैं, पर जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो ये बोलते हैं कि इससे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो दोस्तों, दो ऐसी कंट्रीज जो कभी भी साथ नहीं आ सकती थी किसी भी लेवल पर, वो आज इकोनॉमिकली साथ काम कर रही हैं। इंडिया और चाइना की राइवलरी कब से चलती आ रही है, पर यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद तो स्टोरी बिल्कुल बदल ही गई है। अब देखना ही है कि हमारा आने वाला फाइनेंशियल टाइम कैसा रहता है और इकोनॉमिकली लेवल पे मार्केट डिसरप्ट होती है या टेक्नोलॉजिकल लेवल पे इंप्रूव होती है। मेरा नाम है अभय बंसल, और अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन ऐड की है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सिया राम, जय भारत।